चलो बच्चों, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, देखो द नेटवर्क ऑफ 6 कैपेसिटीज इज एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटीज बिटवीन ए एंड बी इज। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढने बोला गया है। अब देखो ऐसे सब सर्किट में बड़ा दिक्कत होता है हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने में, पर उतनी दिक्कत वाली बात है नहीं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो। जैसे मान लो दो कैपेसिटर्स की बात अगर मैं करूं तो ये पैरेलल में कब कहा जाता है, जब दोनों का एक एंड कॉमन हो, और मतलब जैसे कि यहाँ पे इसका एक प्लेट और इसका एक प्लेट दोनों एक साथ एक पॉइंट पे अटैच्ड हो, और इसका दूसरा प्लेट और इसका भी दूसरा प्लेट ये दोनों आपस में अटैच्ड हो। अगर ऐसा हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है कि भाई आपका इनका जो कॉमन मतलब एक प्लेट ऐसा होगा जिनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होगा और इसके बीच में कोई नहीं आएगा। भाई इसका एक प्लेट कहीं और रहे, इसका एक प्लेट कहीं और है, चल जाएगा, पर ये आपस में आप देखोगे कनेक्टेड है। जो दो प्लेट्स होते हैं वो आपस में अगर कनेक्टेड हो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। बस इतना बात आपको समझ में अगर आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिख जाएगा। देखो यहाँ पे कनेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको, और आप अलग अलग नाम दे सकते हो, जैसे ये ए है ये बी है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए ड्रॉ कर लिया मैंने और ये पॉइंट बी ड्रॉ कर लिया, जिनके बीच में आपको कैपेसिटर्स लगाने हैं। तो आप ध्यान से देखो कि आपका जो ये कैपेसिटर 2C है, इस पर फोकस करते हैं। जैसे कि इसको मैं C नाम दे देता हूँ, नहीं C नाम दे देना सही नहीं होगा, इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूँ। तो A और D के बीच में 2C कनेक्टेड है और ये जो C आपको दिख रहा है, देखो इसका एक कनेक्शन सीधा A में जा रहा है और दूसरा कनेक्शन D में जा रहा है। मतलब आपका C जो है ये यहाँ से, चलो बाकी भी यहाँ पे कनेक्शन है वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एक पार्ट A में तो जा ही रहा है ना और दूसरा D में जा रहा है। तो A और D के बीच में 2C भी है और A और D के बीच में C भी है। तो आप क्या करो, एक पॉइंट D बना दो कहीं पे और A और D के बीच में आप 2C डाल दो और A और D के बीच में आप C भी डाल दो। तो लेट्स से कि आपका मैंने ये 2C डाल दिया, C डाल दिया और 2C डाल दिया, तो हमारा ये दोनों का काम हो गया। ये ध्यान रखना, ये कैपेसिटर अरेंज हो गया, ये कैपेसिटर अरेंज हो गया। अब बात करते हैं 3C की तो अगर आप 3C ध्यान से देखोगे तो इसका एक एंड फिर से देखो A में जा रहा है, कनेक्शन तो है ना A में, और दूसरा एंड आपका जो है वो इन दो के पार्ट पे जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, A से एक और निकालते हैं जिसका 3C है। दूसरा एंड देखेंगे, दूसरा एंड एक्चुअली में C और 2C के पास है। तो इस एंड को एक काम करते हैं, इस एंड को भी एक नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं। इसका दूसरा एंड P में जा रहा है क्योंकि और भी कनेक्शंस है ना वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये काम भी हो गया हमारा, ये कैपेसिटर का भी काम हो गया, ये भी कनेक्शन दोनों के बीच में आ गया। अब ये वाला एक काम करो, 3C को पकड़ते हैं। 3C किसके बीच में कनेक्टेड है? ये 3C देखोगे तो आप D और दूसरा एंड इसका B में जा रहा है, तो 3C जो है वो D और B के बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ 3C डाल दो, D और B के बीच में डाल दो बचा आपका C। तो ये C जो है आपका, इसका एक एंड B में जा रहा है, दूसरा एंड P में जा रहा है, तो B और P के बीच में कनेक्टेड है। तो P और B, तो ये कैपेसिटर ऐसे आ जाएगा और ये आपका C हो गया, ये भी गया। अब बचा 2C P और B के बीच में कनेक्टेड है। तो अगेन 2C अगर P और B के बीच में ही कनेक्टेड है तो P से निकालो, B में डाल दो, ये हो गया आपका 2C। अब आपको सब कुछ सही से दिख जाएगा, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, बस कनेक्शंस की बात है सॉरी। अब ये देखो C और 2C जो आपको दिखाई दे रहा है, दे आर इन पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल में है। और उसके बाद फिर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में है, और बाकी दोनों आपस में पैरेलल में है। तो अब देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। तरीका इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है कि अगर मान लो क्या हो रहा है यार, अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हो C1 C2, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, C1 प्लस C2, आपका जो टोटल होगा C1 प्लस T2 हो जाएगा। या फिर आप एक काम करो, ऐसा कर लो, सीरीज की बात कर लेते हैं। दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो C1 C2, तो इनके बीच में कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हो? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2।
तो आप देखोगे तो सी एस का वैल्यू जो है वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, इससे काम थोड़ा सा कई बार आसान हो जाता है। तब देखो C और 2C अगर यहाँ पे है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3C मिल जाएगा। 3C सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खासियत होती है कि अगर दो कैपेसिटर्स सेम हो और सीरीज में है तो रिजल्ट उसका आधा हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, अगर मान लो C1 C2 का वैल्यू अगर आप दोनों का C डाल दो दोनों अगर सेम कैपेसिटर सीरीज में है C1 C2 का, तो CS क्या हो जाएगा बताओ, C इंटू C अपॉन C प्लस C दैट इज इक्वल टू C² अपॉन 2C दैट इज C अपॉन C/2। तो देखो दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ऐसा करके, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में अगर याद रहेगा तो बेटर होगा कि दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है और दोनों का वैल्यू सेम है C और C, तो दोनों को मिला के आधा हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। C और C का सीरीज कॉम्बिनेशन C/2 हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे ये टोटल 3C है और यहाँ पे ये टोटल 3C है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे A और B के बीच में, तो क्या कनेक्शन बना, A और B के बीच में ऊपर 3C और 3C सीरीज में, 3C और 3C सीरीज में, नीचे 3C और 3C सीरीज में। अब देखो सेम कैपेसिटर्स आधा हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 3C/2 हो जाएगा और नीचे भी 3C/2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएगा, तो 3C/2 प्लस 3C/2 कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। 3C इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी, दैट्स इट। चलिए कंफर्म कर लो मैं, या 3C। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A and separation D is charged to a potential difference V. Okay, a parallel plate capacitor having area A, separation D, charged to voltage V. ठीक है। The charging battery is disconnected and the plates are pulled apart to 4. अब उसके बाद इसको चार्ज कर दिया गया V वोल्ट से, उसके बाद आपका बैटरी हटा लिया गया। बैटरी हटा लिया तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज फिक्स हो जाएगा। मान लो Q चार्ज है इसके ऊपर, ये Q चार्ज फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, मतलब 4D कर दिया। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका चार्ज तो फिक्स होगा, Q ही रहेगा इसके ऊपर। हाँ, इसके कैपेसिटेंस पे फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस C है पहले, और जो कि फॉर्मूला होता है ε0A/d। अब क्योंकि इस केस में नया कैपेसिटेंस C' मान के चलते हैं, विच इज़ ε0A/d का 4D हो गया। तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो इनिशियल से ε0A/d इनिशियल कैपेसिटर था, उसका C/4 हो गया। पुराने कैपेसिटर के कंपैरिजन में इसका कैपेसिटेंस जो है वो 4 टाइम्स कम हो गया, इतना हुआ है। द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें कितना वर्क लगा है, तो देखो पहले आप काम करो, पहले के केस में आप एनर्जी देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देख लो। सेकेंड केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देख लो। सेकेंड केस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा वो पहले केस से कम आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में, सेपरेशन के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, और जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपका एनर्जी कम हो जाएगा। अब वही पूछा है कि कितना वर्क डन लग रहा है। देखो वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी, कितना वर्क लग रहा है मतलब कितना एनर्जी लग रहा है। और ये एनर्जी कैसे आएगा बताओ, ये एनर्जी इसी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी का यूटिलाइज किया जाएगा। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा यू, और वही जो डिफरेंस होगा U1 माइनस U2, क्योंकि पहला वाला ज़्यादा होगा, सेपरेट करने के बाद एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा सेपरेशन में, तो उसी को हम वर्क डन बोलते हैं। कितना वर्क डन लग रहा है मतलब कितना एनर्जी लग रहा है, और जितना एनर्जी लगा उतना एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये जो आप डिफरेंस निकालोगे वही आपके वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये आप एनर्जी किसके टर्म्स में निकालोगे, पहले अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूँ U1, तो क्या होगा वो हाफ CV², राइट। मैं सोच रहा था कि आप एक काम करो, इसको Q और C के टर्म्स में लिख दो। Q और C के टर्म्स में लिखने का रीज़न ये है, पहली चीज़ तो ये यहाँ पे फिक्स कर दो कि Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। Q जो होगा वो C इंटू V होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा, और C इसका कैपेसिटेंस, V इसका वोल्टेज।
तो हम क्यू के टर्म्स में लिख देते हैं। क्यू के टर्म्स में फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? क्यू के टर्म्स में आपका फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। रीज़न ये है क्योंकि क्यू दोनों में कॉमन रहेगा ना, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब u2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? क्यू स्क्वायर बाय 2c डैश, क्यू तो सेम होगा सेकेंड केस में भी, बस c डैश क्या हो जाएगा? c/4 हो जाएगा। तो आपका u2 का वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c/4, और ये हो जाएगा आपका 4 ऊपर चला जाएगा 4q स्क्वायर बाय 2c। तो आपका कैपेसिटेंस कम हुआ है तो एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगा क्या? द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द, नहीं, डिस्टेंस बढ़ने से मुझे एक बात बताओ, हाफ CV², वोल्टेज तो अलग हो जाएगा। अब लेट्स से देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंस ही निकालना रहेगा हमको। तो जो वर्क डन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि आपका u1 का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाय 2c आ रहा है, और आपका यानी कि आपका जो एनर्जी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आपने कम कर दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्क डन जो आपने किया है वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। तो जो डिफरेंस है आपको u2 माइनस u हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड केस में एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, फर्स्ट केस में एनर्जी कम आ रहा है। चार्ज तो वही का वही रहेगा, तो u2 माइनस u1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u2 ज़्यादा आ रहा है, u1 कम आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो। जो डिफरेंस निकाल लो तो वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1, इतना वर्क डन लगा, मतलब इतना एनर्जी आपने सप्लाई किया। वर्क डन करने का मतलब इतना एनर्जी आपने सप्लाई किया सेपरेट करने में, जिसके वजह से आपका जो भी एनर्जी है आपने जो सप्लाई किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। समझे? तो इसके वजह से सेकेंड केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। ये केस ऐसा है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब वर्क डन किया, वर्क डन करने का मतलब हम अपने तरफ से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क डन किया तो इसकी एनर्जी हमने बढ़ा दी। आपने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया वर्क डन करके, मतलब आप एक्चुअली में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इसके अंदर। तो जो भी एनर्जी सप्लाई किया है, वर्क डन किया, वो क्या होगा? दोनों के एनर्जी के बीच में डिफरेंस। तो u2 का वैल्यू हमको यहाँ से मिला 4q स्क्वायर बाय 2c माइनस u1 का वैल्यू क्या है? q स्क्वायर बाय 2c। तो कितना हो जाएगा बताओ? 3q स्क्वायर बाय 2c। ये आपका वर्क डन है। इन्होंने ए वी इनके टर्म्स में पूछा है, तो आप एक काम करो, q का वैल्यू c भी वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो q का वैल्यू c अगर आप रीसब्स्टिट्यूट करते हो तो cv का होल स्क्वायर अपॉन c हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c, दैट इज इक्वल टू 3/2 cv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 c का वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू वी स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है आपका 3 एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2d, और ये आपका ऑप्शन ए दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, ये आएगा इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V volt. दो एयर कैपेसिटर्स है, उसको V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मान लेते दोनों का कैपेसिटेंस C और C है। If one of the capacitor is inserted in liquid of dielectric constant K, अगर इसमें से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया गया एक कैपेसिटर में, तो भाई तो इसका कैपेसिटेंस जो है, देखो मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दोगे तो K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, तब तो भाई इसका कैपेसिटेंस KC हो जाएगा, C के बजाय KC हो जाएगा। ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना कि दोनों में चार्ज सेम होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू C इंटू वी होगा, तो दोनों का चार्ज तो सेम होगा। Q1 विल बी इक्वल टू Q2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो इसका तो भाई KC हो जाएगा। और वोल्टेज कितना होगा हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसका वोल्टेज, हमें इसका वोल्टेज पता करना है ना C का, तो इसका C का वोल्टेज हम लोग V1 रख देते हैं। तो आप देखो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज V हो जाएगा। तो अगर आपने इसका V1 रख दिया तो इसका मतलब इसके पास कितना वोल्टेज जाएगा? V में से V1 माइनस हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज V माइनस V1 हो जाएगा। और हमें V1 पता करना है, ध्यान रहे हमें V1 पता करना है, V1 पता करना है, क्योंकि दूसरे का वोल्टेज क्या है वो पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर, जिसमें नहीं भरा है उसका क्या है। तो देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, इसका C मतलब कैपेसिटेंस KC है, और वोल्टेज आप देखोगे तो V माइनस V1 है, इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू C इंटू V1 हो जाएगा। यहाँ से ढूंढ लो इक्वेशन से भी, C और C हो गया कैंसर,
तो के वी माइनस के वी वन इज इक्वल टू वी वन, तो के वी इज इक्वल टू वी वन प्लस के वी वन, तो के वी इज इक्वल टू वी वन कॉमन ले लो, वन प्लस के, वी वन इज इक्वल टू के वी अपॉन वन प्लस के, के वी अपॉन वन प्लस के। ओके, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, if the equivalent capacitance between A and B of the combination of capacitors shown figure is 3C, A और B के बीच में जो कैपेसिटर है, A और B के बीच में, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल जो है वो 3C है, मिला जुला के इन सब का 3C आ जाएगा। तो C डैश का वैल्यू क्या है? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढ लो और उसके बाद उसको 3C रख दो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है, 2C 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 6C हो जाएगा। तो ये तो सीधा 6C आ गया और ये आपका C डैश आ गया, यही ना। तो इनका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6C प्लस 1/C डैश। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका 3C आ रहा है, तो 1/3C इज इक्वल टू 1/6C प्लस 1/C डैश। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/3C माइनस 1/6C, तो दैट इज इक्वल टू 1/C डैश इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/6C, तो C डैश इज इक्वल टू 6C आ गया, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 2 - 1 1 होता है, 1/6C, हाँ मुझे तो सही लग रहा है, एक बार देख लेना, समझ तो गया ना कैसे करना है। Assume that an electric field E is equal to 20x square I cap exists in space. If V naught is the potential at the origin and VA is the potential at x is equal to 3 meter, then the potential difference VA minus V naught बोला गया ना, VA minus V naught। तो देखो E का वैल्यू जो आपका होगा उसका फॉर्मूला होता है माइनस dV/dx, ये होता है। इन्होंने पूछा क्या है, if V naught is the potential at the origin and VA is the potential at x is equal to 3 meter, then potential difference VA minus V naught पूछा है। ठीक है, तो एक काम करो, E का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20x स्क्वायर। अब x I कैप है, इसका मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dV/dx होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि dV का वैल्यू जो होगा, dx के यहाँ भेज दो, -20 इंटू एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dV इज इक्वल टू -20 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा। अब आपका x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x का वैल्यू आपका जा रहा है ओरिजिन मतलब 0 से लेकर x का वैल्यू 3 तक जा रहा है। और पोटेंशियल क्या है आपका, ओरिजिन पे V नॉट है, तो 0 ओरिजिन पे पोटेंशियल V नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू डालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू V, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और VA यहाँ पे चला जाएगा, VA एट x इज इक्वल टू 3 पे VA हो जाएगा। अब dV का इंटीग्रेशन होता है V, और लिमिट्स यहाँ पे V नॉट टू V है, V नॉट टू VA, दैट इज इक्वल टू -20 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, ये जाएगा आपका 0 से लेकर 3 तक। तो अब देखो लिमिट्स अप्लाई करोगे तो पहले VA फिर माइनस VO, यही ढूंढना है मैं, VA माइनस VO। -20, 3 को मैं बाहर ले आता हूँ। अब x³ मतलब 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, पहले 3 का क्यूब फिर माइनस फिर 0 का क्यूब। तो VA माइनस VO जो होगा तो कितना होगा बताओ, -20/3 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये मेरे हिसाब से -60 आना चाहिए, -60 वोल्ट। -60 वोल्ट कहाँ पे, और एक बाप रे बाप, -60 वोल्ट तो नहीं आ रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ किया है। 20x स्क्वायर बराबर तो है 20x स्क्वायर x³/3, x³/3 मतलब 3 है ना। अरे एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, गड़बड़ कर दिया। 3 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 9 2 18 -180 वोल्ट हो जाएगा। सॉरी, कैलकुलेशन एरर, ऑप्शन ए आ जाएगा।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. If the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, the energy stored in it increases by 21%. The original charge on the capacitor is. अच्छा देखो, इनिशियल चार्ज Q1 है, फाइनल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, Q1 + 2 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या, Q1 और Q2 में क्या रिलेशन है आपको बताओ. Q1 और Q2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यार रिलेशन में Q1 अपॉन Q2 कर सकते हैं क्या, नहीं ठीक है रहने दो. पूछा क्या गया था, एनर्जी स्टोर्ड इन इज इंक्रीजेज बाय 21%. जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 21% से इंक्रीज हो गया. तो एनर्जी की बात अगर हम करें, अगर मैं कैपेसिटेंस चेंज नहीं करता हूं तो एनर्जी का वैल्यू होता है Q²/2C. इसका मतलब आपका एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q². इसका मतलब U2/U1 जो होगा वो Q2² Q1² हो जाएगा. तो U2/U1, अब देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 21% इंक्रीज हो गया, एनर्जी स्टोर जो है 21% इंक्रीज हो गया. तो इनिशियल एनर्जी अगर मैं 100 मान के चलो तो आपका जो फाइनल एनर्जी है 121 हो जाएगा. 21% इंक्रीज हो गया ना, दैट इज इक्वल टू Q2/Q1 का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से आपको Q2/Q1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √121/100, राइट. अब 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 100 का 10 होता है, तो इसका मतलब Q2/Q1 आपका 11/10 आ गया. और Q2 का वैल्यू, ओरिजिनल चार्ज आपका Q1 है, याद रखना पहला ओरिजिनल चार्ज क्या आपका Q1 है और यही ढूंढना है आपको. तो Q2 की जगह पे Q1 + 2 डाल दो. तो Q1 + 2/Q1 इज इक्वल टू 11/10. मल्टीप्लाई कर दो तो 10Q1 + 20 इज इक्वल टू 11Q1. तो Q1 इज इक्वल टू 20 कूलम. यही आंसर आएगा आपका 20 कूलम, ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. राइट, करेक्ट. There are two metallic spheres of same radii, but one is solid and other is hollow. Metallic spheres, एक solid है मतलब पूरा भरा हुआ है, और metallic sphere है. metallic sphere है तो देखो चार्ज किया हुआ है क्या, अच्छा ठीक है. There are two metallic spheres of same radii, but one is solid and other is hollow. सेम रेडियस है, सॉलिड है, अगर हॉलो है. तो देखो आप मेटालिक स्फीयर है तो अंदर तो चार्ज दे नहीं पाओगे, आप सिर्फ सरफेस पे चार्ज दे पाओगे. और क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का सरफेस भी सेम होगा, और दोनों का सरफेस एरिया सेम है तो सेम चार्ज दे पाओगे. सो दे कैन बी चार्ज इक्वली मेरे हिसाब से. दे कैन बी चार्ज इक्वली, क्योंकि अगर मेटालिक स्फीयर है तो चार्जेस अंदर नहीं रह सकता, सिर्फ सरफेस पे रह सकता है. और दोनों का सरफेस तो एक जैसा है, चाहे हॉलो रहे या भरा हुआ रहेगा, चार्जेस अगर सरफेस पे ही आ सकता है, दोनों का सरफेस सेम है तो दोनों को सेम चार्ज दिया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तो बड़ा सिंपल है. देखो ये दोनों पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी. तो ऐड होने के बाद क्या होगा ये बताओ, यहीं से कर देता हूँ मैं. अगर ये ऐड हो जाएंगे तो C + C कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2C ऊपर हो जाएगा, और 2C और C पैरेलल में है तो 2C, एक सेकेंड, ये दोनों सीरीज में है, सॉरी ये दोनों सीरीज में है ना. तो सीरीज में है तो भाई देखो, सीरीज में मैंने आपको बताया था कि दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो तो आधा हो जाता है, अगर दोनों सेम हो तो C/2 हो जाएगा. तो C/2 और C पैरेलल में है तो C/2 पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है तो प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका A और B के बीच का कनेक्शन में. और यहाँ पे भी देखो A और B के बीच में जो C और C है, क्योंकि सीरीज में है और सेम है तो इसका मतलब ये सीधा C/2 हो जाएगा. तो ये C/2 हो गया. अब ये C/2 + C, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो ऊपर आपका 3C/2 हो जाएगा. C/2 + C 3C/2. 3C/2 और C/2 खुद आपस में पैरेलल में है तो ऐड कर दो, तो 3C/2 + C/2 4C/2 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 2C. 2C आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन C. ठीक है, एक बार कंफर्म करो. इस समय यार कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो हाँ 2C आ रहा है, चलो ठीक है, इसलिए कंफर्म कर लेना जरूरी है. चलो आगे देखते हैं. The dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate charged capacitor. Which one of the following quantities will not change? चार्ज चेंज नहीं होगा भाई, बस सिंपल सी बात है. क्योंकि कुछ डायलेक्ट्रिक डालने से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है. अच्छा एक बात बताओ, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल चार्ज कैपेसिटर,
कैपेसिटर चार्ज्ड है, अच्छा मतलब बैटरी तो नहीं लगाया ना, तो बैटरी अगर नहीं लगाया है, जैसे अगर ऐसा होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैपेसिटर है और इसमें बैटरी लगा के रखा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ अपना कैपेसिटेंस होगा, उसके हिसाब से इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। अब अगर तुमने इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और आपने अभी भी इसको लगा के रखा हुआ है इस बैटरी के थ्रू, तो भाई ये क्या करेगा, और चार्जेस डालेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया ना। ऐसे केस में चार्ज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपके पास सिर्फ एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है जिसको आपने चार्ज करके रखा हुआ है, और आपने इसको भी कुछ सप्लाई नहीं दिया है, आपने पहले सप्लाई दिया था, इसको पूरी तरह से आपने चार्ज कर दिया और उसके बाद बैटरी निकाल दिया। अब सिर्फ ये चार्ज कैपेसिटर आपके पास पड़ा हुआ है। अब अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो चार्ज देने के लिए तो कोई है ही नहीं ना, बस इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज तो आपने जितना दिया था उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल नॉट चेंज, बाकी एनर्जी स्टोर्ड चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बदल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, खाली चार्ज ऐसा का वैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Earth is assumed to be charged conducting sphere having volume V and surface area A. The capacitance of the Earth in free space is. देखो अगर मान लो कोई कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, हम अज्यूम कर लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर है, उन्होंने क्या बोला है, इसका वॉल्यूम V है और सरफेस एरिया A है, तो पूरा सरफेस एरिया इसका A है और वॉल्यूम V है, ऐसा बोला गया ना। कोई भी स्फेरिकल अगर कंडक्टर हो, स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे दिया जाता है, मान लो कि इसको हमने Q चार्ज दे दिया, टोटल Q चार्ज दे दिया स्फेरिकल कंडक्टर को, तो जो आपका Q चार्ज है इसके वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ना देखो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो Q/V का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4πε0 × r, और Q/V क्या होता है आपका C होता है 4πε0 × r। तो कैपेसिटेंस तो यही होता है स्फेरिकल कंडक्टर का, अगर स्फीयर पे आपने चार्जेस डाल रखा है तो यही उसका कैपेसिटेंस होता है। पर अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कैपेसिटेंस आपको वॉल्यूम और एरिया के टर्म्स में निकालने बोला है, तो आप एक काम करो ना, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3πr3, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका 4πr²। तो यहाँ से आप एक काम करो, इसमें थोड़ा सा होगा घपला, वॉल्यूम और एरिया के टर्म्स में बोला है ना, तो इसमें हमने आर नहीं दिया है क्या, क्योंकि वॉल्यूम में 4 ये कैसे हो सकता है, अच्छा यार यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, काम करो, देखो हर जगह वॉल्यूम अपॉन एरिया दिख रहा है, तो आप एक काम करो वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा 4/3πr³ अपॉन 4πr², तो 4π गया, r² गया, r बचेगा, तो यहाँ पे तो सब चला गया नीचे, तो ये हो जाएगा πr/3, वॉल्यूम अपॉन एरिया जो होगा तो आपका हो जाएगा πr/3। आई होप इट इज करेक्ट, नहीं 4π भी तो गया ना, 4π भी गया, तो सिर्फ r/3 होगा, r/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, r/3 4π गया, 3r बचा, सिर्फ r/3। तो आप एक काम करो यहाँ से r का वैल्यू ले लो 3v/a और इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन 1, तो आपको कैपेसिटेंस V और A के टर्म्स में मिल जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0, R के जगह पे आप क्या डाल दोगे 3v/a, 3v/a, तो ये हो जाएगा 12πε0 v/a, 12πε0 v/a, ये मेरे हिसाब से ऑप्शन C आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग बैटरी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दिया। इफ द प्लेट्स आर नाउ मूव्ड फर्दर अपार्ट बाय पुलिंग देम बाय मींस ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल्स, चाहे इनके बीच में जो भी डिस्टेंस था उसको अब दूर कर दिया गया, फैला दिया गया, तो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा वो चेक करते हैं। चलो ठीक है, पहली बात, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस। एक चीज क्लियर करके देख लो, अगर मान लो हमने बैटरी हटा दिया है तो प्लेट पुल करने से या प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज का कुछ नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप बैटरी लगा के फिर उसे चार्ज करो, चार्ज कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो अगर मान लो मैं डिस्टेंस
चेंज कर रहा हूँ तो वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। वोल्टेज के लिए आप क्या करो, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। अब देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होगा, और सिग्मा क्या होगा, सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया ऐसा होगा। अब देखो Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, प्लेट का एरिया तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, तो D बढ़ाओगे V भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस, पहला वाला सही है। बाकी क्यों गलत है वो चेक कर लेते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, D बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, वो कैपेसिटर बढ़ा ही रहा है ना, गलत है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, एनर्जी की बात अगर करोगे तो U इज इक्वल टू क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2C, और C का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो D ऊपर चला जाएगा, तो आपका U भी जो है D के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सब तो फिर कांस्टेंट है, Q A सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या, D बढ़ाओगे तो U बढ़ेगा, और इन्होंने बोला कि डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी गलत है। और लास्ट में D क्या आपका, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, नहीं भाई चार्ज तो कांस्टेंट रहता है ना, तो ये भी गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन ही सिर्फ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस, देखो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर मान लो चार्ज Q है, आप अगर गॉसियन सरफेस का बड़ा सरफेस को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, साइज बिगाड़ दो, शेप चेंज कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स जो होगा इस सरफेस के थ्रू, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब अंदर कितना चार्ज है बस उसी पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, अंदर चार्ज चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो आप एरिया बड़ा छोटा करोगे उससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स विल रिमेन सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 इक्वल चार्जेस Q1, Q2 and Q3 are placed on the 3 corners of a square of side A, 3 corners of a square of side A. If the force between Q1 and Q2 is F12 and that between Q1 and Q3 is F13, तो 11th का क्वेश्चन हो गया, फिर भी देख लेते हैं। Then the ratio of magnitudes F12 upon F13, Q1, Q2 और Q3 are, अरे ये क्या बात हुई, 3 इक्वल चार्जेस Q1, Q2 and Q3, इक्वल चार्जेस बोल रहा है, Q1, Q2 और Q3, तो एक काम करते हैं ना, तीनों को Q ले लेते हैं, जब इक्वल चार्जेस है तो Q1, Q2, Q3 लेने की क्या जरूरत है, Q ले लेते हैं। चलो, आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, अच्छा इसको चलो 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और इसको 3 ले लो, पर है सबका चार्ज Q ही, मतलब मैंने ऐसा किया है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, तीनों सेम है तो Q ले लिया सबका। इफ द फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 इज F12, 1 और 2 के बीच में जो फोर्स है वो F12 है, मान लेते हैं यहाँ पे ये फोर्स रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्जेस है, तो रिपेल करेगा तो F12 यहाँ लगेगा इनके बीच में, और इनके बीच का साइड जो है वो A दे के रखा हुआ है, तो डिस्टेंस A दिया हुआ है, और लिखा हुआ है एंड दैट बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में जो है वह F13, तब ये जो फोर्स है आपका F13 वो ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा F13, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होगा, √2 इंटू साइड होता है, तो ये डिस्टेंस √2a हो जाएगा। F12 और F13 का, यार ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, F12 और F13 का आपको रेशियो पूछ के रखा है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 एक Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F13 का क्या होगा, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन, अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू साइड होता है, तो √2a इसका स्क्वायर कर दो, तो √2a का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, ऊपर चला जाएगा √2a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/1, 2/1 ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A parallel plate air capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. Area of each plate is A and the distance between the plates is D. The energy stored in the capacitor is
ओके, ई के टर्म्स में बोला है तो यार एक काम करो ना, हाफ एनर्जी जो होगा वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब इसमें क्या नहीं है बताओ, वी नहीं है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी होता है। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी होगा, डाल दो ई इंटू डी। तो हाफ, और सी का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी क्या होगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी और डी कैंसल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी सब ऊपर ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी अपॉन टू। ऑप्शन आई थिंक सी दिख रहा है, देख लेना एक बार, ऑप्शन सी लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स D विद अ पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स इज। नाउ सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लो, और ये नेगेटिवली चार्ज है। फोर्स एक दूसरे पर कितना एग्जर्ट करेंगे ये हमको देखना है। तो आप देखो कि ये वाला जो आपका कंडक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो रहेगा ही, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो एक प्लेट पे जो फोर्स पूछा है तो आप बस एक ही प्लेट इमेजिन करो। देखो दोनों प्लेट मिलकर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाते हैं, दोनों प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बीच में, इसके वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मैं कैपेसिटर में आपको बता चुका हूँ कि दोनों प्लेट्स अपना अपना, जैसे ये अपना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये भी अपना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करता है सेम डायरेक्शन में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के क्या हो जाता है बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। लेकिन अब फिलहाल हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हम सिर्फ एक की वजह से, इस एक की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम देखते हैं। तो वो तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका दूसरा प्लेट रखा हुआ है, उस दूसरे प्लेट पे चार्ज हम क्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो चार्ज क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्यू इंटू ई होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो क्यू इंटू ई का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। किसके टर्म्स में दिया है वैसे, या ई रहने दो, चलो छोड़ो, ई इज इक्वल टू, अगर हम ई की बात करें तो ई ही रहने देते हैं हम लोग, लेकिन ई तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एक काम करते हैं सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डाल ही देते हैं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है बताओ, चार्ज अपॉन, तो चार्ज क्यू इंटू क्यू अपॉन एरिया टू एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो आपका फोर्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। अब इन्होंने सी और वी के टर्म्स में पूछा है यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू सी वी डाल दो, और एक काम करो एप्सिलॉन नॉट ए, अगर हम और डी भी है इसके अंदर, तो एक काम करो ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, देखो Q इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो होगा वो सी होगा इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू सी डी, और सी वी स्क्वायर बाय टू डी हो जाएगा। इस हिसाब से तो ये आ रहा है, सी वी स्क्वायर बाय टू डी, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पहले एक की वजह से, और दूसरे का चार्ज की यहाँ पे एज्यूम कर दिया, फोर्स क्यू इंटू ई, बाकी तो सब हम हमारा जो कैपेसिटेंस का इक्वेशन था वही यूज किया है इसमें, तो सी वी स्क्वायर बाय टू डी आ गया। चलिए, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस हमें नहीं पता है, लेट्स से सी डैश है वो, इसको V वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज Q, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश V हो जाएगा। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज reduced by V volt, the charge stored in it becomes Q dash. The potential V is क्या, when potential across the capacitor is reduced by V dash volt, अच्छा
पोटेंशियल इसके अक्रॉस वी डैश वोल्ट से कम कर दिया गया तो चार्ज स्टोर्ड। अच्छा ठीक है, देखो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है, कैपेसिटेंस तो सी डैश ही रहने वाला है। अगर इसका चार्ज हमने क्या क्या व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय वी डैश वोल्ट, तो वी डैश वोल्ट से रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब अब नया जो वोल्टेज है वो वी माइनस वी डैश है। रिड्यूस्ड बाय बोला है मतलब वी डैश से कम कर दिया, तो अब इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो क्या बोल रहे हैं, चार्ज क्यू डैश हो जाएगा। अब चार्ज क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है। तो द पोटेंशियल V इज, तब ये V पोटेंशियल पूछा है। तो देखो कैपेसिटेंस दोनों केस में सेम रहेगा, दोनों केस में कैपेसिटेंस जो होगा वो सेम होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V होता है। पहले केस में Q था और वोल्टेज V था, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ो, सेकेंड केस में Q डैश और अपॉन V क्या हो जाएगा, V माइनस V डैश। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू Q डैश अपॉन V माइनस V डैश। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू वी माइनस क्यू वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश वी। हमें V चाहिए, इसको यहाँ भेज दो, तो क्यू वी माइनस क्यू डैश वी इज इक्वल टू क्यू वी डैश। तो V कॉमन ले लो, Q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू वी डैश। तो आपका V का वैल्यू आ जाएगा क्यू वी डैश अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश, क्यू वी डैश अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges plus E and 4E are kept at a distance d units apart. प्लस E और 4E इनके बीच में डिस्टेंस d है। थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस x यूनिट्स फ्रॉम चार्ज E। यहाँ से x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज रख दिया, उसका वैल्यू क्या है, प्लस Q, ठीक है। ठीक है, सो हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा इक्विलिब्रियम में मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा Q चार्ज पर वो 0 होगा। तो एक फोर्स ये लगाएगा यहाँ से F1, ये फोर्स यहाँ लगाएगा F2, तो मैंने आपको बताया था। तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, दोनों तरफ से फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। F1 इन दोनों के बीच में लग रहा है, फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 का वैल्यू क्या होगा, इनके बीच में लग रहा है E और Q के बीच में, तो Q इंटू E, Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और द वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा x ही पूछा गया है। F2 इसके और इसके बीच में लग रहा है, रिपल ऐसे कर रहा है वो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4E अपॉन, अब ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ इनके बीच में, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये x माइनस डी हो जाएगा, सॉरी d माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है ना, तो ये x हो गया, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस क्या बच जाएगा, d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये गया, ये गया, QE गया, तो आप देखोगे 1/x² इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, और इस क्वेश्चंस में जो फोर्सेस वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन सब क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो प्लस और माइनस लेते हैं, लेकिन हमेशा आपका माइनस जो होता है वो माइनस पार्ट कभी सही नहीं होता है, तो आप पॉजिटिव रूट ही लेना, पॉजिटिव रूट ही यहाँ पे आएगा आपका। तो x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमने ले लिया यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, तो आपका 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, x इज इक्वल टू d/3 आ जाएगा। d/3 आपका आंसर है, यूनिट्स d/3 यूनिट्स, और ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The capacitance of a capacitor becomes 7/6 times its original value if a dielectric slab of thickness T is equal to 2d/3 is introduced between the plates. The dielectric constant of the slab is, अच्छा ये रहा आपका, और इसके बीच में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब डाल दिया है इस तरीके से, तो इसका कैपेसिटेंस जो है C डैश इज इक्वल टू 7/6 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाता है।
इफ द डायरेक्ट स्टेप ऑफ थिकनेस टी इज इक्वल टू 2d/3 होगा। तो देखो ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब ये नहीं होगा तो C का वैल्यू आपका एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, पूरे D में ये फैला रहेगा। और ये मान लो इसका थिकनेस T है, ये थिकनेस T इन्होंने देके रखा है 2d/3। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो नया कैपेसिटेंस C' होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है कि नहीं दिया है, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज, अच्छा वो ढूंढना है। तो अब एप्सिलॉन नॉट A पहले तो आपका थिकनेस होगा T अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और प्लस बाकी डिस्टेंस में एयर है तो एयर का थिकनेस D-T हो जाएगा और अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है अगर एक पर्टिकुलर हिस्से में आपका स्लैब डाल के रखा हुआ है तो ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ये आपका कैपेसिटेंस जब स्लैब डाल दिया तो उन्होंने बोला कि C' इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। तो C' मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T/K प्लस D-T विल बी इक्वल टू 7/6 टाइम्स ओरिजिनल, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये पार्ट तो गया। और यहाँ पे आप देखो कि T का वैल्यू क्या है 2d/3, 2d/3K प्लस D-2d/3 इज इक्वल टू 7/6D। तो ये हो जाएगा आपका 1/2d/3K प्लस D/3 इज इक्वल टू 7/6D। तो D यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ से D कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 को यहाँ पे भेज दो, 6 इज इक्वल टू, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 14/3K, 14/3K है ना, प्लस 7/3 प्लस 7/3। तो यहाँ पे 14/3K इज इक्वल टू 6 माइनस 7/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 - 7 कितना होगा, 18 - 7 विल बी 11/3, 3 और 3 यहाँ से कैंसल, K का वैल्यू 14/11 आ रहा है, 14/11 ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ओके कूल, बढ़े आगे। द कैपेसिटी ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैराड इन डीसी सर्किट, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। यार ये क्वेश्चन तो यहाँ का नहीं होगा, ये क्वेश्चन एसी सर्किट का क्वेश्चन है, पर ठीक है। देखो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल रहा है, पर कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस ना बोल के कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी सर्किट्स में आपको मैंने पढ़ाया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ωc। तो XC इज इक्वल टू 1/ω का वैल्यू 2πf इंटू C होता है। और आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो आपका जो कैपेसिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इनफाइनाइट आ जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब ये है कैपेसिटर डीसी करंट को पास नहीं होने देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली इस चैप्टर का क्वेश्चन था ही नहीं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ होना चाहिए था, एसी सर्किट्स में होना चाहिए था, पर कैपेसिटेंस से रिलेटेड है शायद, इसके वजह से बुक में जो है वो यहाँ पे डाल दिया है। नो प्रॉब्लम, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। टू कंडेंसर्स of capacities C and 2C are connected in parallel and then in series with third condensers of capacity 3C. Two condensers of capacities C and 2C are connected in parallel. C, 2C are connected in parallel and then in series with third condensers of capacity C, 3C. मेरे हिसाब से ये ऐसा ही कुछ कहना चाहता है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया 3C के। The combination is charged to volt V. The charge on the condenser of capacity C. इसको V वोल्ट पे डाल दिया गया है। तो भाई इसके C पर कितना चार्ज होगा ये पूछा गया है। तो आप एक काम करो, पहले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन ले लो C और 2C का, पैरेलल में ना। तो C और 2C का जो पैरेलल होगा तो ये जो पॉइंट A है इसको पॉइंट B बोल देते हैं और ये पॉइंट C बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो
देखो इस पूरे ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, आई होप क्वेश्चन यही पूछा गया, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसका चार्ज और 3C का चार्ज सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में। और आप देखोगे तो 2C + C 3C हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3C और 3C कुछ ऐसा है, 3C इनका कॉम्बिनेशन है, तो दोनों पे चार्ज सेम जाएगा, है ना। और चार्ज क्या जाएगा बताओ, अगर मान लो आपका चार्ज दोनों पे जाना है तो दोनों का चार्ज सेम है Q, दैट विल बी इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों में इक्वली बटेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V/2 बटेगा और इसमें भी V/2 बटेगा क्योंकि दोनों 3C है ना। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q, इसके ऊपर भी चार्ज होगा Q, सेम होगा, सीरीज में है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। C यहाँ के 3C है और V यहाँ पे V/2 है, तो चार्ज 3CV/2 आ जाएगा। ये रहा इसका चार्ज। अब यहाँ पे 3C पे है, इस 3C को खोल के देखो। अब इस 3C को खोल दोगे तो ये क्या होगा बताओ। अब देखो इस 3C के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, V/2। इस 3C को मैंने खोल दिया, 3C एक हिसाब से तो कॉम्बिनेशन था ना, इस 3C को खोल दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ऊपर C नीचे 2C, पर वोल्टेज तो V/2 है ना, तो V/2 ही रहेगा इनके अक्रॉस, तो वोल्टेज इनके अक्रॉस V/2 आ गया। अच्छा चार्ज कितना है बताओ, चार्ज कितना था आपका 3CV/2 था, इनके ऊपर जो टोटल चार्ज था वो 3CV/2 होगा। टोटल चार्ज इसके ऊपर है चार्ज 3CV/2। अब आपको देखो क्या करना है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये पता करना है। टोटल मिला के 3CV/2 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन। तो आप देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू, और चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यार ये V के टर्म्स में ही है ना, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा Q1 के ऊपर, Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस V/2 आ रहा है, तो यहाँ तो सीधा CV/2 आ जाएगा। इसके ऊपर चार्ज जो आ जाएगा वो CV/2 आ जाएगा, तो CV/2 आपका ऑप्शन ए है। चलो बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा जो कि लास्ट वीडियो होगा। तो देखते हैं, 2 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, Q और Q इनके बीच का डिस्टेंस 2a, ठीक है, 2a इनके बीच का डिस्टेंस है। और आगे बढ़ो, एंड थर्ड चार्ज -Q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आपका -Q चार्ज रख दिया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बोला गया है, मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है, 1/4πε0, जोड़ी बनाओ, इसका 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 और इसका इसका, 3 जोड़ी बनेगा इसके अंदर, तो Q - Q मतलब -Q² अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस a, प्लस 1/4πε0 मैंने कॉमन ले रखा है, फॉर्मूला सीधा है 1/4πε0 Q1 Q2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 चार्ज के लिए। तो अगर 2 से ज़्यादा चार्ज है तो आपको 2 चार्ज का जोड़ी बनाना पड़ेगा, 1/4πε0 Q - Q अपॉन r, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस a। तो इसका इसके साथ बन गया, अब इसका इसके साथ बनाओ, 1/4πε0 कॉमन ले लिया है, Q इंटू Q मतलब Q² अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस 2a, और उसके बाद इसका इसका बच गया है, तो प्लस -Q² अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस a, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, समझ गए ना, इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ -Q/a -Q²/a, इसका इसके साथ -Q²/2a, और उसके बाद इसका इसके साथ -Q²/a, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 -2Q²/a प्लस Q²/2a, तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q²/a कॉमन ले लो, -2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 -4, 1/2 -2 कितना होता है
1 - 4 -3/2 होता है, तो ये -3/2 आ जाएगा। तो -3/8 आ जाएगा, 8πε0a। देखो इसको सॉल्व करेगा तो -3/2 होता है, 1/2 -2, तो 3/2 हो जाएगा। -3/2 में -3 उधर है, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। और ऊपर आपका q² दिख रहा है, बस हो गया, -3q²/8πε0a। मुझे तो ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं और ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।